हेलो इमर्जियंस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों को नेशनलिज्म इन इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट है काफी अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का सेम चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे महात्मा गांधी के 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो उन्होंने साउथ अफ्रीका से वापस आने के तुरंत बाद करे थे। तो आज की इस वीडियो में हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब उन 3 सत्याग्रह प्रोटेस्ट के बाद महात्मा गांधी ने सोचा क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे देश के लोग जुड़ सके, देश के लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ सके। तो उन्होंने सोचा अब कुछ ऐसा करा जाए कि लोग सारे के सारे लोग, सारे देश के लोग इकट्ठे होकर एक साथ मिलके एक साथ एकजुट होकर आगे अपने देश के लिए कुछ करें। तो उन्होंने क्या किया, इसी चीज को सोचते हुए उन्होंने रॉयल्ट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया जो कि उन्होंने किया 1919 में। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रॉयल्ट एक्ट क्या था। तो ठीक है, अब आप लोगों को बताते हैं कि रॉयल्ट एक्ट था क्या। देखो, रॉयल्ट एक्ट जो है ना, वो सबसे पहली बात तो 1919 में लाया गया था। इसका मकसद क्या था, ये था क्या? देखो, ये एक तरह का एक्ट था जो पास किया गया था काफी ज्यादा जल्दबाजी में, बिना जो इंडियन मेंबर्स थे, इंडियन अपोजिशन मेंबर थे, बिना उनकी परमिशन के, या फिर उन्होंने इस चीज की परमिशन भी नहीं दी थी, उनसे इस चीज की राय भी नहीं ली गई, और ऐसे ही ये लॉ ये पास कर दिया गया। उसके बाद ये क्या होता है ना, ये काफी ज्यादा पावर देता था जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी ना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस करने की, कि गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो भी होती है उनको काफी ज्यादा कम कर सकती है। उसके बाद ये पावर देता था कि जो किसी को भी 2 साल के लिए डिटेंशन कर सकते थे, प्रिजनर्स बना सकते थे, कैदी बना सकते थे, बिना किसी ट्रायल के, भले ही उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो, बिना किसी नोटिस के उनको ऐसे ही उठाकर जेल में डाल सकते थे। तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, लोगों में इसका गुस्सा उभरने। महात्मा गांधी ने इसी चीज के खिलाफ कुछ बड़ा करने का सोचा, और उन्होंने सोचा क्यों ना प्रोटेस्ट कर लिया जाए इसी चीज के खिलाफ। तो महात्मा गांधी ने जो रॉयल्ट सत्याग्रह था वो 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया। 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने अपना रॉयल्ट सत्याग्रह शुरू कर दिया। और जैसे ही ये सत्याग्रह शुरू हुआ, जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए, दुकानें बंद होने लगी, शहरों में बहुत बुरी तरीके से, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में रैलियां निकलने शुरू हो गई। लोगों ने काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर इस सत्याग्रह में, बोल सकते हैं इस प्रोटेस्ट में काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। अब इसी सत्याग्रह की वजह से मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ एक तरह की कंडीशन होती है जहां पर हालात बिगड़ने पर पुलिस हालात को कंट्रोल ना कर पाए, ये चीजें पुलिस के हाथों से जाने लगे, तो उस रीजन में, उस एरिया में सारी की सारी पावर आर्मी के हाथ में आ जाती है। तो इस केस में भी बिल्कुल सेम हुआ। यहां पर सारी की सारी पावर जनरल डायर के हाथ में आ गई, और जनरल डायर ने कमांड संभाली उस पूरे के पूरे रीजन की। अब रॉयल्ट सत्याग्रह चल ही रहा था, तो इसी बीच अमृतसर के जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जो काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं। तो क्या हुआ था जलियांवाला बाग में, क्यों फेमस है जलियांवाला बाग? तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में काफी सारे लोग इकट्ठे हुए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, और कुछ लोग वहां पे आए थे बैसाखी के मेले के लिए। काफी सारे लोग ऐसे थे जो अमृतसर के बाहर के थे, जिनको ये नहीं पता था कि इस रीजन में मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो उसी बीच जनरल डायर अपने कुछ सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के जो एंट्री है और एग्जिट है, दोनों के दोनों बंद कर देता है, और ओपन फायर करने शुरू कर देता है जो वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे। इसी बीच सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, काफी सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। तो जनरल डायर ने ऐसा क्यों किया? क्या करना चाहता था जनरल डायर उन मासूम लोगों पर ओपन फायर करके? वो क्यों उसने सैकड़ों लोगों को बिना किसी रीजन के या बिना किसी वजह के मरवा दिया? तो असल में वो सिर्फ उनके बीच में डर पैदा करना चाहता था, उनके बीच में गवर्नमेंट का डर पैदा करना चाहता था कि गवर्नमेंट जो कर रही है उनके भले के लिए कर रही है, या फिर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सही साबित करना चाहता था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि उनके लव्ड वन वहां पे मारे गए, जो उनके क्लोज वन थे वो वहां पे मारे गए। तो कोई क्यों नहीं भड़केगा यार, गुस्सा क्यों नहीं आएगा लोगों में? इसके बीच में और आम लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट उनको पिटवाती है, उनको मरवाती है, उनके ऊपर फायर करवाती है, कोड़े बरसवाती है। तो महात्मा गांधी ने देखा कि वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो महात्मा गांधी ने जो रॉयल सत्याग्रह था उसको वापस लेने का फैसला लिया, और महात्मा गांधी ने उसी टाइम रॉयल सत्याग्रह को रोक दिया। जो रॉयल सत्याग्रह था ना, वो इतना बड़ा मूवमेंट नहीं बन पाया। महात्मा गांधी सोचते थे कि अब हमें कुछ बड़ा करना है, और कुछ बड़ा तभी हम कर सकते हैं जब हिंदू और मुस्लिम
एक साथ आकर काम करें। जब दोनों एक साथ हो जाएंगे, दोनों रिलीजन के लोग एक साथ हो जाएंगे, तो देश को आजाद कराना या देश के लिए कुछ कर पाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कम्युनिटी काफी ज्यादा मायने रखते थे इंडिया के लिए। तो महात्मा गांधी ने ऐसा सोचना शुरू किया कि क्यों ना दोनों कम्युनिटी को एक साथ लाया जाए और दोनों के साथ एक साथ मिलकर काम किया जाए। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत इशू को उठाया और काफी ज्यादा यही चीज थी जो उनकी हेल्प कर सकती थी। तो खिलाफत इशू क्या था? क्वेश्चन काफी लोगों के माइंड में आया होगा कि यह खिलाफत इशू था क्या, क्यों महात्मा गांधी ने इस इशू को। वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ तो वो ऑटोमन अंपायर की हार के बाद एंड हुआ, और ऐसे रूमर्स फैलने लगे, ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि हार्श ट्रीटी लगा दी गई है ऑटोमन अंपायर। जो ऑटोमन अंपायर का एम्परर था वो इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड था। जैसे कि क्रिश्चियंस में पोप होता है, वैसे ही इस्लाम में जो हेड था उसको बोलते हैं खलीफा। तो खलीफा की पावर को बचाने के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक कमेटी बनाई गई थी। तो खिलाफत के जो दो मेन लीडर थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने गांधी जी से इस बारे में डिस्कस करने का सोचा। उन्होंने गांधी जी से सत्याग्रह के बारे में डिस्कस किया। तो गांधी जी को ये एक अपॉर्चुनिटी लगी, यार अपॉर्चुनिटी को कौन गंवाना चाहेगा, क्योंकि गांधी जी खुद चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू एक साथ आए, तभी देश के लिए कुछ करा जा सकता है, देश के लिए कदम बढ़ाया जा सकता है। ये देश के लिए काफी ज्यादा अच्छा होएगा जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ जाएंगे। तो जब मोहम्मद अली और शौकत अली ने महात्मा गांधी से इस बारे में बात की, इस मुद्दे के बारे में डिस्कस किया, इस सत्याग्रह के बारे में डिस्कस किया, तो गांधी जी ने सोचा ये तो काफी ज्यादा फायदे की चीज है, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं उनको ये एक अपॉर्चुनिटी लगी। तो महात्मा गांधी ने इस चीज में ज्यादा देर नहीं की। कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में, जो कि 1920 में हुआ था, महात्मा गांधी ने इस बात को रखा, इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने बोला कि हमें स्वराज और खिलाफत के लिए एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हिंदू भी साथ आएंगे और मुस्लिम भी साथ आएंगे। जब हम स्वराज की बात करेंगे तो काफी सारे इंडिया के लोग एक साथ आ जाएंगे, और जब हम खिलाफत की बात करेंगे तो मुस्लिम भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जुड़ेंगे, और जो कि देश के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। देश के लोग सारे एक साथ आ जाएंगे तो ये काफी ज्यादा बेनिफिट है देश के लिए।